टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो रिक्रूटमेंट है वो निकट भविष्य में आने वाली है। और जो साथी लोग हैं, अगर आप केवीएस एस्पिरेंट हैं तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो तैयारी के रिगार्डिंग अगर आपको सबसे पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के बारे में। बहुत सारे साथी हमारे केवीएस पीआरटी के एस्पिरेंट हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वे साथी जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट हम केवीएस पीआरटी की एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी पर विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो केवीएस पीआरटी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये आपका जो लास्ट टाइम 2022 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उसका नोटिफिकेशन है। और अच्छी खासी मात्रा में हमें भर्तियां देखने को मिलती हैं। 6414 पदों पर भर्ती आई थी और इस बार भी लगभग 5000 के आसपास पदों की उम्मीद है कि आपकी रिक्रूटमेंट आ सकती है। तो साथियों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे देखिए, आपकी पे लेवल 6 की जॉब होती है और सबसे मेन बात है एज लिमिट। तो यहाँ पे आपकी जो अपर एज लिमिट होती है वो 30 ईयर्स है, जो कि रिलैक्सेबल है SC ST OBC और आपके जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो क्वालिफ़िकेशन जान लेते हैं। देखिए, क्वालिफ़िकेशन बहुत लंबी चौड़ी है, तो मैं आपको मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ, पूरा मैं पढ़ने के चक्कर में नहीं बैठूंगा। आपके पास 10+2 होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास DLED होना चाहिए। DLED आपका किसी भी नाम से जाना जा सकता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यूपी में पहले BTC के नाम से जाना जाता था, कहीं पर ETT नाम से जाना जाता है, कहीं पर JBT नाम से जाना जाता है, कहीं पर BSTC नाम से जाना जाता है। तो आपको जो भी नाम से वहाँ जाना जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिला के बात यह है, वो 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वाट एवर नाम जो भी इससे वो जाना जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब यूनिफॉर्मिटी आ गई है कि लगभग हर जगह वो DLED वर्ड ही इस्तेमाल होता है। तो आपके पास 10+2 होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास DLED होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास DLED नहीं है, आपने DED स्पेशल एजुकेशन किया है, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन अगर आपने किया है, जो कि आपकी सेकंड वाली एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, तो ये भी आप कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी के बाद BLED किया है, 4 ईयर्स का BLED किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन जो B.Ed वाला है, ये जो है वो कट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। अब B.Ed के जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 10+2 होना चाहिए और 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ये आपके कंपलसरी हैं। तो अगर 10+2 में आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कंसर्न वगैरह कुछ नहीं होता है। 10+2 का ग्रैंड टोटल जो लिया जाएगा वो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट कंसर्न वगैरह का कोई मैटर यहाँ पर नहीं है। कुछ साथियों को मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे जो DLED की एलिजिबिलिटी है वो आपका ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन प्लस जो भी DLED होगा। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद DLED किया होगा अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो मैं आपको बता दूं, भले ही आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी जो DLED है उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे ग्रेजुएशन है, बट फिर भी आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाएंगे तो आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज से उनको कोई मतलब नहीं है। आपके 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके सपोज 10+2 में 50% मार्क्स नहीं हैं और आपने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद आपने DLED किया, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपके 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद DLED किया हो या आपने सीधे 10+2 के बाद DLED किया हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास DLED होना चाहिए, DED होना चाहिए या BLED होना चाहिए, DED स्पेशल एजुकेशन। तो आप एलिजिबल हैं। आपके 10+2 में 50% मार्क्स होना कंपलसरी हैं और इसमें कोई सब्जेक्ट कंसर्न वाला मैटर नहीं है। तो एग्रीगेट आपके 50% होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके साथ साथ आपका एक चीज़ और जुड़ती है इसमें, CTET। तो आपके पास CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि आपके पास CTET में पेपर 1 में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। अब इसमें देखिए एक पेज होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे OBC के कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, तो OBC में 2 तरीके की होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है। तो अगर आपने स्टेट लिस्ट के हिसाब से अपना CTET का फॉर्म फिल किया था कि मैं स्टेट में तो OBC हूँ, CTET का फॉर्म फिल करता हूँ, और आप 82 नंबर लाकर पास
हो गए सपोज सीटेट में। बट अगर आप सेंट्रल लिस्ट में आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी में नहीं आती है, उस केस में आप जो है वो यूआर में ही काउंट होंगे। और आपने अगर 82 मार्क्स पर अपना सीटेट पास कर रखा है तो वो आपका सीटेट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आपके जो मार्क्स हैं वो 90 मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है 60% वाला, उसी के अकॉर्डिंग आपके 90 मार्क्स या 90 से ज़्यादा होने चाहिए अगर आप सेंटर में ओबीसी में नहीं आते हैं। तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं। अगर आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में है तो आपने 82 नंबर लाकर अगर सीटेट पास किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेल एंड गुड है, सब कुछ बढ़िया है। बट अगर आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं, स्टेट लिस्ट में ही सिर्फ ओबीसी है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले बात पूरी कर लेता हूँ कि अगर स्टेट लिस्ट में ही हैं तो और सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी में नहीं हैं, तो उस केस में आपके सीटेट सर्टिफिकेट में, सीटेट की मार्कशीट में 90 या 90 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। जैसे यूपी में जाट कम्युनिटी है, तो इसमें क्या होता है, ये लोग जो स्टेट है उत्तर प्रदेश स्टेट, इसमें तो ओबीसी में काउंट होते हैं, बट जो जाट कम्युनिटी अब सेंटर में है वो आपकी ये यूआर में काउंट होती है। तो अगर कोई जाट बंदा अगर सीटेट अप्लाई किया है ओबीसी में और 82 नंबर या 84 नंबर लाकर सीटेट पास किया है, बट वो भर रहा है सेंटर के लिए फॉर्म, यानी कि केवीएस के लिए फॉर्म, तो उसका 82 या 84 नंबर पे पास किया हुआ सीटेट किसी काम का नहीं है, उसके सीटेट में 90 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से ये आपका है। जो आपका एज लिमिट है, एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत जो SC ST हैं उनको 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स, और जितनी भी वीमेन फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 10 इयर्स की आपकी छूट होती है। तो इस प्रकार से आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एज लिमिट हो गया, आपका जो भी चीज़ें हैं। और बाकी आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सर्टिफिकेट की बात होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। बाकी नहीं तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। बाकी आपके पास अगर आप EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC से बिलोंग करते हैं तो उसका भी जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो सेंटर वाला होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका 2 टियर प्रोसीजर होता है, यानी कि पहले आपका CBT या रिटन टेस्ट या पेन पेपर मोड पे जिस पे भी होगा आपका, या तो OMR शीट पे हो या CBT पे हो, पहले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। उसमें आपका जो भी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में बैठेंगे। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में अभी डिटेल में थोड़ा चर्चा कर लूँगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्राइमरी टीचर है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका देखिए, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ PRT। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले 180 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें हर क्वेश्चन के 1 नंबर का होगा, और उसमें कोई भी आपका सेक्शन वाइज कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, और साथ साथ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और ये पिछले साल का पैटर्न है। मैं एक बात बता दूं साथियों कि पिछले साल नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और 180 नंबर का पेपर लिया गया था, बट उससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2018 में, उसमें 150 नंबर का पेपर था और उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो ये पेपर के जो पैटर्न है थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें आता रहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को ढाल सकते हैं बाद में। बाकी जो मेन कंपोनेंट्स है, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, आपके सब्जेक्ट कंसर्न, वो सब चीज़ें सेम ही रहती है, बस उनका वेटेज बदल जाता है थोड़ा बहुत कि भाई कोई चीज़ पिछली बार 15 नंबर की आई थी तो इस बार 20 नंबर की आ जाएगी, कोई चीज़ 20 नंबर की आई थी तो इस बार 10 नंबर की हो जाएगी, ये हो जाता है। और नेगेटिव मार्किंग या तो हट जाती है या लग जाती है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो हम पिछले साल के पैटर्न को बेस बनाकर चले तो 180 नंबर का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसमें आपका 10 नंबर की हिंदी थी, आप देख पा रहे हैं, और 10 नंबर की इंग्लिश थी और 10 नंबर की आपकी हिंदी थी। इस तरीके से 20 नंबर की लैंग्वेज थी। इसके अलावा आपका देखिए जो जनरल अवेयरनेस था वो आपका 10 नंबर का था,
रीजनिंग आपकी 5 नंबर की थी और कंप्यूटर लिटरेसी आपका 5 नंबर का था। इस तरीके से आपका 20 नंबर की आपकी ये चीज़ें थी। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर का, कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 5 नंबर की। तो और इसके साथ-साथ जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन था, यानी कि जो चाइल्ड पेडागोजी है, वो आपकी टोटल 60 नंबर की थी। इसमें आपके जो कंपोनेंट्स थे वो था अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 नंबर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग ये 15 नंबर, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 मार्क्स, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 मार्क्स, पर्सपेक्टिव इन स्कूल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ये 10 मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जैसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप वाला जो है थोड़ा सा इसमें तो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आपकी जो सीटेट वाली जो पेडागोजी है उसी को बेस बनाकर आप चल सकते हैं। बिल्कुल भी बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। सीबीएसई ही सीटेट कराती है, सीबीएसई ही जनरली केवीएस का भी एग्ज़ाम कराती है। तो लगभग एग्ज़ाम का पैटर्न जो है पेडागोजी वाले सेक्शन का सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो आप सीटेट के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर पेडागोजी वाले क्वेश्चंस, उनको अच्छे से बार-बार अभ्यास कीजिएगा। आपका ये 60 मार्क्स वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है वो आपका 80 मार्क्स का है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरीके से आपका 180 नंबर का पेपर बनता है, तो जिसमें आपका जनरल पोर्शन 100 मार्क्स का और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 80 मार्क्स का। तो इसमें आप देखिएगा हिंदी और इंग्लिश ऊपर जो है वो जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश है, तो इसमें अभी कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपको। तो इस तरीके से 180 नंबर का पेपर है। आपका जो इंटरव्यू है वो 60 नंबर का होता है, जिसमें डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की, इंटरव्यू 30 मार्क्स का। तो इनके कंपोनेंट अलग अलग होने का कोई फ़र्क नहीं है, आपको 60 नंबर का ही ध्यान रखना है कि आपकी जो इंटरव्यू है वो 60 नंबर का होना है। तो अब जो मेरिट बनती है फाइनल वो आपकी बनती है 70:30 के रेशियो में। तो यानी कि आपका जो रिटन का वेटेज है वो 70% लिया जाएगा और जो आपका इंटरव्यू का वेटेज है वो आपका 30% लिया जाएगा। अब होगा कैलकुलेशन कैसे होती है इसमें, सपोज़ 180 मार्क्स का पेपर था, आपके उसमें से 180 में से आए 126 मान लिया। बाकी पिछली बार आपकी जो मेरिट है वो ज़्यादा हाई थी, तो 126 गई नहीं थी, ज़्यादा 134 के आसपास कट ऑफ थी शायद, वो भी नॉर्मलाइज मार्क्स। तो 126 आपके सपोज नंबर आए, तो यानी कि आपने जो स्कोर किया वो कितने परसेंट स्कोर किया, 70% स्कोर किया। तो आपकी जो फाइनल मेरिट बननी है उसमें क्या होगा, 70% वेटेज देखिए आपको सीबीटी का है, तो इसमें क्या होगा 70 का 70% जब निकालेंगे तो आपका 49 जो मार्क्स आपका सीबीटी का, यानी कि कंप्यूटर का जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था, रिटन टेस्ट जो हुआ था, उसका आपके जो कंपोनेंट ऐड होगा वो 49 होगा। कैसे, 70 का 70% यानी कि 49। अब इंटरव्यू में आपने मान लीजिए स्कोर किया 60 में से, मान लीजिए 50 स्कोर किया आपने, 60 में से 50, तो उसका 30% वेटेज लेना है। तो 30% वेटेज कुछ नहीं, आपको क्या करना है, 60 में से इंटरव्यू था तो 60 का हाफ कर दीजिए, वो 30 में से ही मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे 60 का हाफ हो जाएगा, वो 30 में से मार्क्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे 50 का हाफ हो जाएगा, तो आपके कितने हो जाएंगे 25। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपकी बनेगी 4 और यहाँ पे 74 आपकी जो बन रही है वो आपकी फाइनल मेरिट बन रही है। तो अगर जो फाइनल मेरिट 74 से कम जाती है कट ऑफ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए 75-76 कट ऑफ चली गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होता है कि इस प्रकार से आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनती है। जो सिलेक्शन का तरीका होता है मार्क्स जोड़ने का वो इस प्रकार से होता है। तो ये आपका इंटरव्यू तक का जो प्रोसीजर है वो है। अब हम थोड़ी सा डिस्कस करेंगे आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी में आपसे क्या पूछा जाता है, इंग्लिश और हिंदी में आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेज, और जनरल हिंदी में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, पठन कौशल, सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। तो यानी कि एक आपका कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होगा, मतलब पैसेज होगा, उस पर बेस 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर देने हैं। कुछ आपके ग्रामर के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ आपके वर्ड पावर यानी कि सिनोनियम, एंटोनियम, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ें आपके वर्ड पावर में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं, इडियम फ्रेज भी आते हैं, ये सब चीज़ें आपके हो सकते हैं। जनरल हिंदी में भी सेम वही है, आपका एक पैराग्राफ
रहेगा, उस पर बेस 4-5 क्वेश्चन और आपके रस, छंद, अलंकार, आपके जो वर्ड पावर है यानी कि शब्दावली, उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये सब चीज़ें बेसिकली आपकी होती है। इंग्लिश में जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सेट पर है या नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं किया जाएगा कि आप उसको चैलेंज कर दो कि हाँ, उस सेट में नहीं था तो हम तो कोर्ट चले जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है। और फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें तो कुछ अलग होता नहीं है, ये तो आपको पता ही है। कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर की बहुत आसान होती है। आप अगर कंप्यूटर के मतलब 300-400 कहीं पे कोई पीडीएफ मिल जाए अच्छी सी कंप्यूटर की, और 300-400 क्वेश्चन पढ़ डालो ना कंप्यूटर लिटरेसी के, तो बस आपके 5 क्वेश्चन वो बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तो उसके बाद आपके जो 60 क्वेश्चन जो है पेडागोजी वाले जो आने हैं, उस पर बेस्ड आपकी ये सिलेबस है, तो इनको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। मतलब बेसिकली आपका जो सीटेट वाला पैटर्न होता है सेम ही वो इसमें फॉलो किया जाता है। मैं कोई अलग से इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़बरदस्ती का लंबा हो जाए। बाकी आप इस चीज़ों को देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और इसके साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका सिलेबस है, जो आपका पोर्शन है वो आपका 80 मार्क्स का है। इसमें आपके सब साथियों 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आपका मैथ और ईवीएस। जैसे प्राइमरी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, सेम उस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और आपका मैथमेटिक्स, इसका आपका जो क्वेश्चन है वो आते हैं। 80 नंबर का वो है, तो 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर का मैथ और 20 नंबर की इसमें रीजनिंग आपकी आएगी। तो साथ ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस एंड textbook class 1 to 5 as indicated under respective subject headings. However, the question will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of senior secondary up to class 12th। यानी कि जो क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के, वो अगर आपको रेफरेंस बुक चाहिए तो आपकी 1 to 5 की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वही रहेंगी। बाकी जो उसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनकी जो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए वो आपको अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल तक होनी चाहिए। तो सपोज़ कहीं पे मान लीजिए फोर्स आ गया, सपोज़ मान लीजिए ईवीएस वगैरह में, तो उसमें तो पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स, बट उस फोर्स का एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो वो चीज़ पे हो सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन को और इलेबोरेट करके और थोड़ा डिफ़िकल्ट करके पूछा जाए उस चीज़ को। तो आप ये मत मान के चलिए कि फोर्स ए पुश और पुल अगर ईवीएस में डेफिनेशन अगर कहीं दी है तो बस उतना ही हमें याद करना है। उस टॉपिक को हमें नॉलेज जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल तक होनी चाहिए, जो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं। बाकी देखिए, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आनी हैं आपकी, ग्रामर, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज एमआर, टेंस, फिर उसके बाद आपका एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, आर्टिकल, दिस, दैट, दीज, दोज, डिटर्मिनेंट, डिटरमाइनर्स, और फिर क्वेश्चन वर्ड्स, एन, और, बट, पंक्चुएशन मार्क्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पोजीशन, ये सब चीज़ें आपकी इंग्लिश में आनी है। तो इनको टॉपिक वाइज आप लोग तैयार कर लेना। हिंदी में आपकी देखिए व्याकरण में संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यावहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी की संख्याएं, संयुक्ताक्षरों की पहचान, संयुक्ताक्षर आपको पता ही होगा 6 तरह, इस तरीके से, पर्याय और विलोम, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया काल, कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, ये सब चीज़ें आपकी हिंदी में आएगी। साथ ही मैं हिंदी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी के बारे में। जो इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस है आपका, उसमें आप एक चीज़ मान के चलिए कि जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन है वो तो है ही, इसमें व्याकरण वाले पोर्शन ही दिया हुआ है, बट जब आप हिंदी और इंग्लिश तैयार करें तो आप जो इनकी एनसीईआरटी बुक्स हैं 1 to 5 की, वो आपको सारी किताबें पढ़ लेनी है। 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी और इंग्लिश की सारी किताबें आपको पढ़ लेनी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली लेसन से पूछ लिए जाते हैं कि जो ये वाला कैरेक्टर था, कि अब्दुल कोई कैरेक्टर है सपोज़, तो वो कौन से पार्ट में था। अगर कोई लड़की है, मान लीजिए कोई लड़की है, भावना है, भावना कौन से कैरेक्टर में थी, कुछ एक रेफरेंस दे देंगे, उस पार्ट में जो हुआ था वो क्यों हुआ था, इस तरीके से रेफरेंस दे देते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपका जो
बुक्स हैं उनको आपको पढ़ लेनी है, उनके कैरेक्टर्स को पढ़ लेना है। कहानियाँ पढ़ेंगे तो कैरेक्टर याद हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ उनकी इंडेक्स याद कर लेनी है। अगर कविताएं हैं तो उनके रचयिता याद कर लेने हैं। जो अगर कविताएं दी हुई हैं उसमें पूछ लेंगे कि ये कविता दी हुई है आपकी कक्षा 5 में, उस कविता के जो रचयिता हैं वो कौन हैं। तो इंग्लिश और हिंदी किताबों में ये आपको कर लेना है, इंडेक्स याद कर लेनी है। आपको पाठों के जो कैरेक्टर्स हैं उनका क्या काम है वो याद कर लेना है। आपको डिफरेंट पार्टों में क्या क्या कहानी है, क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो उनकी किताबों में जो लेसन वगैरह दिए हुए हैं वो भी याद होने चाहिए। ये पूछ सकते हैं कि पाठ का नाम दे देंगे, पाठ का नाम दे के बोलेंगे कि ये कौन सी कक्षा में ये पाठ था, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, 1-2 में, जिसमें भी। तो नमस्ते भैया। तो इसमें जो है आपका इस तरीके से आपको ये तैयार कर लेना है हिंदी और इंग्लिश के रेफरेंस में। मतलब स्पेशली मैंने हिंदी और इंग्लिश के बारे में बोला क्योंकि इसमें आपके जो एनसीईआरटी है उसके लेसन में से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में आपको बोलूँगा कि मैथमेटिक्स आप क्लास 10 तक के मैथ के सवाल आपको आने चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पे शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग, ऑपरेटिंग नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल कैपेसिटी, ये अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम। अगर आप मतलब 10 तक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 8 तक का तो मैथ आपसे अच्छा ठीक ठाक आना चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपसे नहीं आता है तो इन टॉपिक्स को आप उठा के किसी भी अर्थमेटिक की कोई अच्छी सी किताब ले लीजिएगा और उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका ईवीएस वाला पोर्शन है, तो ईवीएस में आपको देखिए 1-2 में ईवीएस की बुक नहीं होती है, आपको 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की ईवीएस की किताब सारी पढ़ लेनी है। आपका जो ईवीएस वाला जो टॉपिक है वो उससे कवर हो जाएगा। 3 to 5 आपको ईवीएस के सारे जो आपको किताबें हैं वो अच्छे से पढ़ लेनी है। तो आपको हिंदी की किताब अच्छे से पढ़नी है, इंग्लिश की किताब अच्छे से पढ़नी है, ईवीएस की किताब अच्छे से पढ़नी है। मैथ की किताब आप ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा, मैथ की तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका पीआरटी का पैटर्न था। थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन पेपर से अवगत करा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों एक दिख पा रहा है आप स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी शिफ्ट 1 का। तो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सारे साथी ने ये फॉर्म फिल किया था। तो आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश के। तो इसमें देखिए यहाँ पे पैसेज इन्होंने नहीं दिया है, तो आप हो सकता है पैसेज आपको मिल जाए, हो सकता है पैसेज आपको ना मिले। तो पहले जो 2 क्वेश्चन है वो आपके वर्ड पावर वाले क्वेश्चन हैं। ये आपका जो वर्ड है इसको पता लगाना है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी चीज़ें हैं। आपको एक्टिव पैसिव आना चाहिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो बहुत अच्छी कमांड आनी चाहिए। आपको रीअरेंज करना आना चाहिए, जो वर्ड्स को रीअरेंज करके वाक्य होते हैं। आपको स्पॉटिंग द एरर आनी चाहिए, यानी कि ABCD आना चाहिए। आपको ABCD मतलब रीअरेंज करना, और आपको स्पॉटिंग द एरर आना चाहिए। इसके अलावा आपको टेंस की अच्छी समझ होनी चाहिए, और जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशंस यहाँ पे देखिए आउट ऑफ, अप, विद, ये यानी कि प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो प्रीपोजिशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगला वाला भी जो है वो प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है, तो प्रीपोजिशन की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। फिर उसके बाद आपका ये हिंदी वाला, देखिए हिंदी में इन्होंने पैसेज दे दिया है, तो पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा तत्सम तद्भव वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पर्यायवाची शब्द पता होने चाहिए। समूह से भिन्न शब्द, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा वर्ड पावर वाला ही क्वेश्चन है। संधि वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, संधि समास आपको आने चाहिए, तो संधि पता होना चाहिए। ये कारक है, कारक पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से संधि, कारक, समास, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है ये हो गया। आगे आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए मैं आपको बोलूँगा पहले 7-8 महीने करंट अफेयर्स आप तैयार कर लीजिए, और बाकी आप जो स्टैटिक जीके आपको खुद थोड़ा बहुत तैयार
रहता ही है सबको, तो उस चीज़ को आप लोग कर लीजिए। बाकी आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, बाकी उससे काम चल जाएगा। देखिए रीजनिंग के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो रीजनिंग आपको थोड़ी बहुत आती है तो आपका काम चल जाएगा। देखिए डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। सिटिंग प्लान वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये तो बन गए तो बन गए, ना बने तो ना बने। और एक ये वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, वह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला स्काइप है। देखिए गूगल मीट गूगल का है, वेबएक्स पता नहीं किसका, गो टू मीटिंग ये भी पता नहीं किसका है। स्काइप जो है वो प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट का ही ऐप है, तो स्काइप हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र विद माइक्रोसॉफ्ट 10 मशीन। माइक्रोसॉफ्ट 10 के साथ कौन सा आपका डिफ़ॉल्ट आता है? एज आता है, मोज़ेक आता है, ओपेरा आता है, सफारी आता है। देखिए ये आपका ओपेरा सफारी, ओपेरा तो नहीं होगा, मोज़ेक भी नहीं होगा, सफारी एज होगा इसमें आंसर शायद। तो इस तरीके के जो है बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये सब आप कंप्यूटर के, अगर आपने 150-200 को वाली कोई पीडीएफ पढ़ रखी है कंप्यूटर की, तो आपको हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड इन विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर में डॉट पीडीएफ, देखिए पीडीएफ आपका डॉक्यूमेंट वाली फाइल होती है, तो पीडीएफ आपकी सपोर्ट करेगी ही नहीं किसी कीमत पे। तो ये पीडीएफ वाला आंसर जो है ये गलत सही है, मतलब इसमें सही है कि जो सपोर्ट नहीं करेगा तो पीडीएफ सपोर्ट नहीं करेगा। MS पावर पॉइंट ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में नहीं है? तो MS वर्ड में कौन सा नहीं है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। तो मोटा मोटी इसमें मतलब कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बाकी देखिए ये सब देखिए जो पेडागोजी है वो आपकी सीटेट वाले तो क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, बाकी आपका एप्टीट्यूड होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं ना, तो आप अगर ना भी पढ़े हुए हो तो भी इन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करके ले जाएंगे। तो पेडागोजी को आप सीटेट वाली पेडागोजी अपनी तैयार कर लीजिएगा और आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनके ये पेडागोजी वाले क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जैसे पेडागोजी में आपका RTE का बहुत योगदान रहता है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट अच्छे से पढ़ लेना आप। अब देखिए इसमें जो है हिंदी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके ये सब ग्रामर वाले क्वेश्चन हैं, और मैं आपको लेसन का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। मोस्टली ग्रामर वाले क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि लेसन आपको पढ़ने हैं, लेसन नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये एक पैसेज दे दिया, ये बोला है उपयुक्त काव्यांश रिमझिम पाठ्यपुस्तक के किस पाठ से है। तो ये जो काव्यांश है, ये जो पैसेज है, ये किस से है? अब पाठ का नाम पूछ लिया कि बस के नीचे बाग, नटखट चूहा, तितली कली, बहुत हुआ। तो अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी होंगी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये देखिए नसीरुद्दीन और जमाल साहब रिमझिम पुस्तक के किस पाठ के चरित्र हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। राख की रस्सी के आधार पर बताइए कि तिब्बत के कौन से राजा के मंत्री थे। तो ये कहानियाँ आपको, हलीम चला चांद पर, तो ये हिंदी और इंग्लिश में ये आपको पाठ पढ़ने पड़ेंगे। सभी 5 तक की जो NCERT है वो सारी पढ़नी पड़ेंगी, तभी इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तो आप आज से ही, अगर आप PRT के एस्पिरेंट हैं तो आज से ही आप हिंदी, इंग्लिश और EVS की बुक पढ़ना शुरू कर दें। तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 20 क्वेश्चन आने हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी आप मैंने जो बताया सिनोनियम, एंटोनियम, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, आपके इडियम, फ्रेज, ये सब चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। प्रीपोजिशन, ABCD यानी कि रीअरेंजिंग, स्पॉटिंग एरर, टेंस, ये सब चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। मैथ्स में देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ अगर आपने तैयार कर रखा है तो आपको ईजिली हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 139। तो 139 से डिविजिबल नंबर निकालना है जो कि 5 डिजिट का, जो कि 139 से डिविजिबल हो। तो देख लेना इसमें कौन सा है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट। इतना तो
इससे 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकाल देना, सबसे छोटा नंबर निकाल देना, दोनों का डिफरेंस निकाल देना। तो बहुत आसान क्वेश्चन। द नेक्स्ट टू टर्म, यहाँ पे आपको पैटर्न दिया हुआ है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगली जो टर्म है वो आपकी क्या होगी, तो वो पूछा है। इस तरीके से ये आपके मैथ के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको मैथ की बेसिक नॉलेज है तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चंस को, इतना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये आपके वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, तो ये आप कर लेंगे। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैथ का आप अभ्यास कर लीजिए। बाकी देखिए ईवीएस के क्वेश्चन है यहाँ पे। ईवीएस के लिए आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर दिए हैं। फ्रूट इज राइपेंड, इसमें आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परागकोश होता है, वर्तिकाग्र होता है, परागण होता है, अंडाशय होता है, क्या होता है। और बलुई मृदा क्या है। सैंडी सॉइल इज़ वेल एरिएटेड, सैंड पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल्स आर वेरी स्मॉल। तो इसमें देख लीजिएगा कौन से एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे ईवीएस को, तो ईवीएस को जनरली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आपकी चीज़ें बन जाएंगी। तो बात वही है ना, ईवीएस का जो टॉपिक है, टॉपिक तो उसमें दिया हुआ है, बट पूछा है कि नॉलेज आपको 12th तक की होनी चाहिए। तो चीज़ें उसमें दी हुई होंगी, उन टॉपिक्स पर आप थोड़ा बढ़ा के पढ़िएगा। जो भी चीज़ें आप एनसीईआरटी की 3 किताबें 3, 4, 5 में ईवीएस की, तो उनमें जो जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उन टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज उसमें दी गई होगी, उनको थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड करके आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा थोड़ा सा अपना। तो आपके ईवीएस का इस तरीके से जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पैटर्न है आपका। तो हमने इस वीडियो में केवीएस पीआरटी की एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात किया, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात किया, आपके सिलेबस के बारे में बात किया, आपके जो भी क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उस पर हमने बात की। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है कि केवीएस पीआरटी में के रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपका रह जाता है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ के अपनी समस्या रख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही आपकी जो केवीएस पीआरटी से रिलेटेड बुक लिस्ट है, या जो आपकी तैयारी की सोर्सेज हैं, निकट भविष्य में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लोग बताइए ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों के साथ जो भी पीआरटी के एस्पिरेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और साथ ही अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ भी नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम में बेसिक एजुकेटर सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बेसिक एजुकेटर चैनल मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।